स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का अगला सेट पेपर करने जा रहे हैं, सेट नंबर 22। इस सेट पेपर को अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपको पता ही है कहाँ जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं सारे के सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। और पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 हमारे सामने है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो जिसमें त्रुटि है आप देखेंगे आपके सामने पहला दिया हुआ है यहाँ पर, एक नागरिक को अपने मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या गलती है ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक नागरिक को, तो एक नागरिक कहना यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नागरिक नहीं प्रत्येक नागरिक होना ज्यादा सही होगा। क्योंकि देश की बात हो रही है तो देश का हर नागरिक, उसके लिए मतलब प्रत्येक नागरिक ज्यादा सही दिया जाएगा। तो हमारा वाक्य सही होगा कि प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों के साथ साथ अपने मूल कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो गलती है वो किस में आ गई, 1 में। तो 1 हिस्से में आ गई। 1 हिस्सा हमारा कहाँ लिखा हुआ है, बी में। तो बस आपका उत्तर क्या हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करिए। समानार्थी शब्द बताना है यानी पर्यायवाची। शब्द दिया है भास्वर। भास्वर का पर्यायवाची क्या होगा, आदित्य, मयंक, दिवस या हिमांशु। तो आप जानते हैं कि भास्वर हम कहते हैं दिन को। ये दिन का पर्यायवाची होता है भास्वर, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दिवस। बस यही हमारा क्या है, उत्तर है। हमें पता चल जाता है आदित्य का मतलब होता है सूर्य, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा और हिमांशु का मतलब भी होता है चंद्रमा, यानी उसके पर्यायवाची हैं ये। तो हमें पता चल जाए उत्तर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्दों का निम्न शब्दों में से विलोम शब्द नहीं है, ये आपको बताना है जो विलोम शब्द नहीं है। शब्द दिया है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का विलोम शब्द क्या होगा, तो हमें इसमें 3 उसके विलोम खोजने और एक जो इसका विलोम नहीं है वो खोजना है। तो गड़बड़ी, सुव्यवस्था का विलोम गड़बड़ी हो जाएगा, सुव्यवस्था का विलोम अव्यवस्था हो जाएगा, सुव्यवस्था का विलोम सुचारू नहीं होगा, क्योंकि सुव्यवस्था का मतलब ही होता है सुचारू रूप से चलना, यानी ऐसी व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही है। तो इसका सी ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। डी में दिया है कुव्यवस्था मतलब बेकार व्यवस्था, तो ये इसका विलोम हो गया। तो ये कह रहा है कि जो विलोम नहीं है वो हमें उत्तर देना है, और वो हमारा प्रश्न क्या है, सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्न दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान भरना है आपको। पहाड़ी पर बने मंदिर की घंटी की ... आवाज आ रही थी। अब कैसी आवाज आ रही थी, टर टर आवाज आ रही थी, खन खन आवाज आ रही थी, पट पट आवाज आ रही थी, या टन टन आवाज आ रही थी। तो आपको पता है घंटी कैसी आवाज करके बजती है, टन टन। ठीक है, तो बस आपको उत्तर मिल गया। उत्तर क्या हो गया, डी, टन टन आवाज आ रही थी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमारे समाज के लिए दहेज प्रथा एक ... है, क्या है, अभिशाप है, अपराध है, सम्मान है, अपमान है। तो देखिए सम्मान तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया। दहेज प्रथा क्या है, एक, क्या दहेज प्रथा अपमान है? तो दहेज प्रथा अपमान, ऐसा तो नहीं है कि कोई दहेज ले रहा है तो अपमान हो रहा है उसका, ये भी नहीं आएगा, डी कट जाएगा। अब आएगा अपराध है, तो हम कह सकते हैं कानून के दृष्टिकोण में, ठीक है, कानून के दृष्टिकोण में तो ये अपराध है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हमारे समाज, जब बात आए समाज, अगर ये आए कि कानून के दृष्टिकोण से दहेज क्या है, एक अपराध होना चाहिए। लेकिन यहाँ कानून की नहीं बात हो रही है, समाज की, तो समाज के आधार से अपराध नहीं, क्या होना चाहिए, अभिशाप। अभिशाप है हमारे समाज के लिए दहेज प्रथा एक क्या है, अभिशाप है।
ठीक है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभिशाप कैसे, अब आपको पता है दहेज प्रथा, जब दहेज दी जाती है, दहेज लड़कियों को की जब शादी होती है तो लड़कियों के घर वालों को लड़के वालों को कुछ देना होता है, तो ये दहेज प्रथा में चलता है। अब ये कुछ देना है, शादी करनी है बेटी की, और इन सारी चीज़ों के चलते अब बहुत सारे लोग बेटी पैदा करना नहीं चाहते। भ्रूण जो कन्या भ्रूण हत्या है उसकी हत्या होने लगती है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, यानी बेटी को कोई जन्म नहीं देना चाहता, बेटी को कोई आगे पढ़ाना नहीं चाहता, पैसे से बेटी पैदा हो गई तो पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब इसकी शादी करनी पड़ेगी पैसा दे के, और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो और भी जो बुरे काम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, इस दहेज प्रथा के कारण ही होते हैं। इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, अभिशाप में रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, इंद्रियातीत के लिए वाक्यांश होना चाहिए। इंद्रियातीत का मतलब क्या है, जो इंद्रियों से परे है, यानी जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर की चीज है। तो ऑप्शन दिया है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ये बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। आगे दिया जो इंद्रियों की पहुंच में हो, तो ये तो कट जाएगा, उसे इंद्रियातीत नहीं कहेंगे। जो इंद्र की पहुंच से बाहर हो, तो भाई इंद्र नहीं, इंद्रियों की बात हो रही है। जो इंद्रियों की पहुंच में चला गया हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर हमें क्या मिल गया, ए। ठीक है, ए उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अंधेरी रातों वाले पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। यानी जिस पखवाड़े में या जिस पक्ष में अंधेरी रातें होती जाती हैं, उस पक्ष को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, नहीं, अमावस्या उस रात को कहते हैं जो अंधेरी रात होती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें उजाली रातें होती जाती हैं। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष नहीं होगा। अब आता है कृष्ण पक्ष, उसको कृष्ण पक्ष ही कहते हैं। कृष्ण मतलब काली रातों वाला पक्ष, जिसमें काली रातें होती हैं, अंधकार होता है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। रेखांकित खंड क्या है, बदल गया है, मतलब आजकल दुनिया बदल गया है कहना गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए था, आजकल दुनिया बदल गई है। तो यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता तो है, तो बी कट जाएगा। बदल गए हैं नहीं, बदल गई है, बदल गया दिया है, ये भी कट जाएगा। उत्तर आपको मिल गया, बदल गई है। ठीक है, आजकल दुनिया बदल गई है। नंबर 9 कहता है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें दिखाना का मतलब क्या होगा, डराने की कोशिश करना, आंखों में रोग होना, शर्म करना, या बहुत गौर से देखना। तो बहुत गौर से देखना कट जाएगा। शर्म करना भी नहीं होता, क्योंकि आंखें दिखाना, अब ये नहीं है कि आंखें दिखाना ज्यादा इसमें आगे दिया हुआ है ना कि आंखों में रोग होना, ये नहीं होगा कि हम आंखों में रोग हो गया अब क्या जा रहे हैं, आंख दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को। नहीं, आंख दिखाने का मतलब होता है किसी को डराना, आंखों से डराना। तो मतलब क्या होता है, डराने की कोशिश। आंख दिखाने का मतलब होता है किसी को डराने की कोशिश करना। ठीक है, नंबर 9 से बाद अगला आता है नंबर 10। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से सही वर्तनी बतानी है। शब्द है हमारा पैतृक। तो ध्यान दीजिएगा, पैतृक शब्द जो है वो हमारा किससे बना होता है, शब्द बना है हमारा, शब्द है हमारा पिता। ठीक है, और पिता प्लस क्या हो जाता है हमारा, ऋक। ऋक शब्द होता है, तो यही हमारा शब्द क्या बन जाता है, पैतृक हो जाता है। कैसे बना, अब इसमें हमारा लगता है जैसे हमारा इक प्रत्यय लगता है, ए प्रत्यय लगता है, उसी तरह से इसके जो प्रथम स्वर है उसमें बदलाव होता है। अब ये तो है व्यंजन, और इसका ई किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा अय में। और ये ता आ गया, अंतिम स्वर को ये हटाकर खुद जुड़ जाता है, तो ये यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा इसके साथ। ये इसको पूरा करेगा, त्र हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको पूरा कर देगा, और शब्द हमारे सामने क्या आ गया, पैतृक आ गया। अब ये किस तरह से हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग प्रत्यय करते हो तो मैंने आपको प्रत्यय में ये समझाया है, तो प्रत्यय में ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो शब्द क्या है हमारा, सही पैतृक है। और जब ये शब्द को बिल्कुल याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाने को पका रही है। अब इसमें क्या दिया है, अशुद्ध अंश पहचानना है। वाक्य दिया है, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाने को पका रही है। तो आपको पता है खाने को ये कहना गलत हो जाता है, तो ये जहां भी आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सी में दिया है खाने को,
तो यही हमारा गलत है। खाने को नहीं होना चाहिए, क्या होता है, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही है, इस तरह से वाक्य होना चाहिए। ठीक है, तो गलती किस में है, सी में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, मोहर लगा देना। मोहर लगा देने का मतलब क्या होता है, दाग लगाना, लड़ाई जीत लेना, पुष्टि करना या निश्चित होना। तो जैसे हम कहते हैं कि हमने उस पर मोहर लगा दी, तो क्या होगा, अब यहाँ पे दिया है मोहर लगा देने का मतलब किसी की पुष्टि कर देना। अब आप कहेंगे निश्चित होना, वो तो निश्चित करना अगर होता तो निश्चित करना वो लगता। ये बात ध्यान रखिएगा, अक्सर मैं देखती हूँ कि कई सारे सेट में आप बोलते हैं कि मैम इस प्रश्न में ये क्यों नहीं है, उस प्रश्न में वो क्यों नहीं है, तो मैं बाद में आप लोगों के कमेंट्स जैसे चेक करती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कोई भी प्रश्न अगर नहीं होता, जैसे अब आप देखेंगे इस प्रश्न में दाग लगाना कट जाएगा, लड़ाई जीत लेना ये कट जाएगा, 2 बचता है कि पुष्टि करना और निश्चित होना। तो ये दोनों चीज दिया है। अब यहाँ पे क्या है, मोहर लगा देना। जैसे हम कहते हैं कि अरे उस पे तो मैंने मोहर लगा दी, मतलब उसको क्या किया है, उसे निश्चित कर दिया है। अब निश्चित कर देना और निश्चित होना दोनों में अंतर होता है। निश्चित कोई और करेगा और निश्चित होना मतलब अपने आप होना वाली चीज हो जाती है। तो इसलिए निश्चित होना जो है ये गलत हो जाएगा। और फिर आ जाएगा पुष्टि करना, हमने उसको निश्चित कर दिया मतलब उसकी पुष्टि कर दी कि ये है मोहर लगाने का मतलब। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई प्रश्न, कोई भी हमारा ऑप्शन अगर गलत है तो वो उसमें कोई ना कोई रीजन होता है, उस वजह से गलत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तो आपको पता है गूंगा नहीं कहेंगे, वाचाल तो ज्यादा बोलने वाला होता है, गाने वाला गायक होता है, अल्पभाषी हो जाएगा। अब तक आप पक्के हो गए हो, आपको पता है आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपके ABCD ऑप्शन दिया है, संन्यास शब्द की वर्तनी आपको बतानी है। मैं अक्सर देखती हूँ संन्यास शब्द को भी हमारे छात्र बहुत गलत लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर समझ लीजिए, सब इसका उत्तर होगा डी। अब बहुत सारे छात्र क्या सोचते हैं कि या तो होनी चाहिए बिंदी या तो होना चाहिए आधा न, ऐसे कहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जब शब्द आती है बात संन्यास शब्द की, तो संन्यास शब्द में मैं आपको लिखती हूँ, जब आप बोलते हैं संन्यास तो याद रखिएगा अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, मान लो यहाँ से आपने बिंदी लगाई और ये, तो क्या होगा, इसका उच्चारण संयास हो जाएगा, संयास। तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर आप केवल इसको लिखते हैं इस तरह से तो आपको पता है क्या हो जाएगा, संन्यास हो जाएगा, संन्यास। तो यह भी गलत हो गया, जबकि शब्द क्या है, संन्यास। तो शब्द में सन अनुस्वार भी है और आधा न भी है, संन्यास। समझ गए, तो दोनों चीजें इसके अंदर होती है। इसलिए जब भी शब्द आएगा संन्यास, तो संन्यास में आपको याद रखना है कि इस शब्द के अंदर बिंदी भी होगी और इस शब्द के अंदर आधा न भी होगा। याद रखिए, कई बार मुझसे छात्र पूछते हैं ये बिंदी कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, क्यों लगेगी, कैसे लगेगी। इस वाली चीज को लेकर हमारे छात्रों के मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत संदेह रहता है कि कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो मैं आप लोगों को इस चीज पर, यानी इस टॉपिक पर, बिंदी वाले टॉपिक पर मैं आप लोगों को एक बार अलग से क्लास पढ़ाऊंगी, फिर उसमें बताऊंगी कि क्या होता है बिंदी। बिंदी का मतलब सजावट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको लगता हो कि किसी शब्द की सजावट के लिए बिंदी लगाई जा रही है, नहीं। बिंदी लगने का मतलब है उसका उच्चारण। अगर बिंदी लग रही है कहीं पर तो उसका उच्चारण वहां पर होता है। ठीक है, उच्चारण होने पे ही किसी शब्द में बिंदी लगती है। कब, कहाँ, कैसे, उस पर बात करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश दिया है परंपरा से चली आ रही बात या किसी कथा के लिए हम क्या कहेंगे, अनुभूति कहेंगे, अविचारित कहेंगे, अनुभव कहेंगे या पारंपरिक कहेंगे। ध्यान रखिए, जो परंपरा से चली आ रही कोई बात है, कोई विचार है, तो उसको पारंपरिक कहा जाता है। ठीक है, कि परंपरा से होने वाली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है और रेखांकित अंश है मैं। वाक्य दिया है मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो यहाँ पर दिया है। अब हम यहाँ कहेंगे, देखो ये जो हॉकी शब्द है गलत लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, हॉकी होना चाहिए। ठीक है,
तो मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो अब यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन मैंने, बी ऑप्शन मुझे, सी ऑप्शन मेरे को, मुझको। तो आपको पता है मैं और मेरे नहीं, मुझे और मेरे मित्रों को। ठीक है, क्या होना चाहिए? मुझे और मेरे मित्रों को। तो उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। मैं को हम मुझे से प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहते हैं, प्रश्न संख्या 17 कहता है, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। यहाँ दिया, यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है ये हमें बतानी है। तो आपको पता है यह मानसिक दास्ता सदा काल से कहना जो है ये गलत हो जाता है। इसमें यह मानसिक दास्ता सदियों से चली आ रही है, या यह मानसिक दास्ता प्राचीन काल से चली आ रही है, या अधिक समय से चली आ रही है, कुछ और बोले, लेकिन सदा काल जो है ये गलत हो जाता है। तो इसमें जो उत्तर है यानी जो त्रुटि है वो भाग 2 में है, और भाग 2 हमारा कहाँ दिया हुआ है? बी में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी में दिया है भाग 2। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 से 20 तक के लिए गद्यांश दिया है और इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से बताते हैं। गद्यांश हमारा दिया है, दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और डॉट 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 मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है। क्या? संतोष और क्या? संतोष और मुक्ति मनुष्य के हृदय से, संतोष और शक्ति मनुष्य के हृदय से, संतोष और शांति मनुष्य के हृदय से, या संतोष और प्रगति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम संतोष और शांति की बात कर रहे हैं, कि जो मनुष्य के हृदय में ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं शांति। ठीक है, शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर डॉट 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 की बात है। क्या घोर? घोर भय की बात है, घोर अपमान की बात है, घोर संकट की बात है, या घोर हर्ष की बात है कि आज आदमी के पास हृदय नाम की चीज नहीं रह गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? भय तो नहीं होगा, भय की बात नहीं होगी, और ना अपमान की बात होगी कि भाई आदमी के पास आज हृदय नहीं रहा, मतलब ये कहें, या भावनाएं, हृदय से मतलब भाव लगा लो, भावनाएं, आज उसके पास हृदय नहीं रहा, और ना ये खुशी की बात है। तो ये किसकी बात हो गई? संकट की। ठीक है, तो सी उत्तर आ गया। तो यह एक संकट की, यह घोर संकट की बात है कि आज आदमी के पास हृदय नाम की चीज नहीं रह गई, उसकी सारी पूंजी उसका दिमाग हो गया है। दिमाग से तलवार तो वह बहुत तीखी निकाल रहा है, लेकिन हृदय की गैर हाजिरी में वह यह डॉट 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 क्या नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन हृदय की गैर हाजिरी में वह यह देख नहीं पा रहा, वह यह मान नहीं पा रहा, या वह यह सुन नहीं पा रहा, या वह यह समझ ही नहीं पा रहा कि यह तलवार कहाँ गिरानी चाहिए। तो क्या होगा? ना तो देखना आएगा, ठीक है, क्यों? बात क्या है? लेकिन हृदय की गैर हाजिरी में वह, अब उसे समझने का काम करना है। न मानने की बात होगी, न सुनने की, न देखने की। किसकी बात होगी? समझने की। कि वह क्या नहीं कर पा रहा? वह समझ ही नहीं पा रहा कि यह तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए। तो हमें इस तरह से यहाँ पता चल जाता है, जब भी आप गद्यांश करेंगे तो गद्यांश में आपको चारों जो शब्द हैं उनको रख कर देखना होगा और जो उचित होगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप गद्यांश कर रहे होते हैं तो इसको पूरा पढ़ना भी है ध्यान से। जब आप पूरा पढ़ेंगे और गद्यांश का सार समझेंगे तो आपको शब्द चुनाव में बहुत ही सुलभता होगी, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने कितने प्रश्न हल किए ये कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।